नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, बड़ी पुरानी कहावत है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नकल के लिए सीना जोरी की जरूरत है। तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। आज से सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आपसे कुछ क्षणों में आने वाली है, लेकिन पहली ब्रेकिंग न्यूज, शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को मिली। फाइनली सीआईडी ने मेडिकल जांच के बाद सीबीआई के हवाले कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 2.5 घंटे की देरी से कस्टडी मिली है। बड़ी खबर, संदेश खाली की 5 पीड़ित महिलाओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कहा जो हुआ वो शर्मनाक, राज्य सरकार गुनहगारों को बचा रही है। ममता बनर्जी बोली बंगाल को बदनाम करने की कोशिश है। सूत्रों से बड़ी खबर, ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन तय है। बीजेपी और बीजेडी भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। अगले 1-2 दिन में आधिकारिक घोषणा हो सकती है। और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। ओडिशा, हरियाणा, हिमाचल में उम्मीदवारों पर चर्चा। कुल 8 राज्यों के लोकसभा उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। और पीएम मोदी के परिवार कैंपेन पर लालू यादव का हमला। कहा मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, हम डरने वाले नहीं हैं। लालू यादव ने फिर से पीएम मोदी को फेक हिंदू बता दिया है। एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बैठक आज भी बेनतीजा। मुंबई में हुई मीटिंग में आज भी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई। जितेंद्र आव्हाड ने कहा अच्छा नतीजा जल्द आएगा। और कल श्रीनगर के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। श्रीनगर को अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया। 370 हटाने के बाद पीएम मोदी का पहला घाटी का दौरा। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा। एमपी एमएलए कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जौनपुर के मैनेजर अपहरण मामले में सजा मिली है। और बड़ी खबर आ रही है, बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में एनआईए का एक्शन। ब्लास्ट के आरोपी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। एनआईए ने आरोपी की तस्वीर भी जारी कर दी। इन सभी खबरों के साथ अब आपको कर्टन रेजर में देखना है कि आज कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में बनी हैं। आइए आपको दिखाते हैं। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है वो जरा ध्यान से देखिएगा, जिसका मैंने जिक्र किया। हरियाणा में बोर्ड परीक्षा में नकल कराए जाने का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, फिक्र की बात है। तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। और राम मंदिर के खिलाफ चीन, पाकिस्तान साइबर साजिश रच रहे थे, बल्कि पूरे देश को टारगेट कर रहे थे। भारत ने उनके अटैक को कैसे नाकाम किया और एक मैसेज दे दिया। तीसरी खबर, क्या कल 2 घंटे के लिए आपको भी फेसबुक, इंस्टा सर्विस बंद हो गई थी तो परेशान होना पड़ा? क्या हूती ने मार्क जकरबर्ग को 8 अरब का नुकसान पहुंचाया? चौथी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने 66 दिन में करीब 49,000 किलोमीटर की यात्रा की है। यह बड़ी खबर क्या है आपको पता चली? पांचवी खबर, बीजेपी से टीएमसी और आम आदमी पार्टी का फोकस महिला वोटर क्यों है? क्या आधी आबादी के वोट से इस बार जनादेश मिलेगा? फिक्र आपकी की शुरुआत आज नकल के हैरान करने वाले 2 वीडियो से करते हैं। पहली तस्वीर मार्च 2015 की है। तब बिहार में बोर्ड परीक्षा के समय कुछ इस तरह से नकल हुई थी। बिहार की तस्वीर उस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय थी। आज 9 साल बाद ठीक इसी तरह नकल का एक और वीडियो आया है हरियाणा से, जिसमें बिहार स्टाइल में ही लोग स्कूल की दीवारों पर चढ़कर जान जोखिम में डालकर छात्रों को नकल कराते कैमरे में रिकॉर्ड हुए। यानी 9 साल बाद भी देश की तस्वीर नहीं बदली है। तो सोचिए, नकल से पास होने वाले इन छात्रों की तकदीर भला कैसे बदलेगी? यह फिक्र करने वाली बात है। हरियाणा के नूह में बोर्ड परीक्षा के वक्त किस तरह नकल कराई जा रही थी, हम आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। तस्वीरें देखिएगा जरा ध्यान से। अरे बाप रे बाप, ये देखिए जरा, ये देख रहे हैं आप इनको? ये विद्यार्थी हैं या टार्जन? ध्यान से देखिए। अब आप गिनती करिए इन लोगों की जो दीवारों पर चढ़े, जो खिड़कियों पर लटके। 1-2 नहीं, 20 से ज्यादा लोग हैं। ये नकल करा रहे हैं। पूरी गैंग जान पड़ती है। मजे की बात है कि स्कूल के गेट पर लाठी लेकर पुलिस का एक जवान भी मुस्तैद था, लेकिन वो इन्हें नहीं रोक पाया और असली खेल स्कूल के पीछे वाली दीवार से हो गया। ये देखिए आप जरा, नकल करा रहे हैं ये लोग। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। उफ, इतने सारे नकलबाज, हम भी गिनती करना भूल गए। देखिए कैसे दीवारों पर चढ़ रहे हैं, खिड़कियों पर लटक रहे हैं। सबके हाथ में नकल की पुर्जी है। हर कोई बोर्ड की परीक्षा देने वाले अपने करीबी छात्र को यह पुर्जी पहुंचाने की कोशिश करता दिखा।
न पकड़े जाने का डर, न गिरकर चोट खाने का भय। ये लोग जान की बाजी लगाकर हर सवाल का जवाब पहुंचाते रहे। ये मंजर है हरियाणा में नूंह जिले के तावड़ू का। हरियाणा में इन दिनों शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। तावड़ू उपमंडल में कल फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा थी। इस दौरान सरेआम नकल की गई। चीटिंग से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ तो एजुकेशन सिस्टम सवालों में घिर गया। बीओ को विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश जारी हुआ। मंत्री जी सामने आए, पुलिस की तैनाती और बढ़ाने की बात करने लगे। मुख्य रूप से पूरे हरियाणा में कहीं भी इस प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है। केवल एक स्कूल की कंप्लेंट इस प्रकार की आई है जैसा आपने कहा है। मेरी अभी चेयरमैन साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि उस टाइम पुलिस फोर्स वहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, इसलिए कुछ लोगों ने शरारतें की हैं। और उन्होंने डीसी साहब को भी, एसपी साहब को भी उसके लिए निवेदन किया है कि वहाँ पूरी पुलिस फोर्स ठीक टाइम पे पहुँचे। और कल स्वयं चेयरमैन साहब भी नूंह जिले में ही होंगे। नूंह अक्सर विवादों में रहता है, कभी मजहबी मामलों के कारण तो कभी साइबर साजिशों की वजह से। इस बार नकल के नाम पर यह जिला वायरल है। ये तब है जब कुछ दिन पहले यही के टपकन इलाके में पेपर लीक हुआ था। इस कारण परीक्षा भी रद्द हुई थी और अब खुलेआम नकल कराते लोग कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। नकल का ये उद्योग दशकों से देश के ज्यादातर हिस्सों में फल फूल रहा है। हर वर्ष सैकड़ों छात्र इस तरीके से सामूहिक नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन ये तस्वीर नहीं बदलती है। इसका नुकसान कितने स्तर पर देश को उठाना पड़ता है, ये भी सुन लीजिए। ये बोर्ड परीक्षा में नकल कराए जाने की तस्वीरें थी। चीटिंग से पास इनमें से कई छात्र कल मेहनत के बजाय पेपर लीक गैंग का सहारा लेंगे, फिर डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे। तब इनके पास ना तो जानकारी होगी ना हुनर होगा। ये लोगों का गलत इलाज करेंगे, नकली दवाइयों के इंजेक्शन लगाएंगे, फर्जी डिग्री और बिना ज्ञान के इंजीनियर बन जाएंगे। और इन पर भ्रष्टाचार की परत दर परत चढ़ती जाएगी। कुछ बड़े ओहदों पर पहुंच जाएंगे और घूस लेंगे, देश को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेलेंगे। सरकारी रिकॉर्ड्स में हमारी साक्षरता बढ़ रही है, असलियत में हमारी शिक्षा की क्वालिटी बहुत ही खराब है। इसका खामियाजा कंपटीशन में होनहार छात्रों को भुगतना पड़ता है। इसका एक उदाहरण पेपर लीक है, जिसकी गूंज यूपी से लेकर राजस्थान तक सुनाई दे रही है। जयपुर अदालत परिसर में आज पेपर लीक के आरोपियों की पिटाई हो गई। वकीलों ने इंस्पेक्टर पेपर भर्ती परीक्षा लीक के आरोपियों पर भड़ास निकाल दी। गुस्साए वकीलों ने कोर्ट में नारेबाजी भी की, सजा देने की मांग की। इनके गुस्से की वजह एक है, इस गैंग ने पेपर लीक करके न जाने कितने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। वो यहाँ पर नकली पुलिस के नारे लगा रहे हैं कि नकली पुलिस, और जिस तरीके से जो नकल गिरोह का जो सरगना थे वो अभी जो है यहाँ से फरार हैं। खैर, गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस पेपर लीक में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। जो इन्होंने सूचना दी उसके सत्यापन के पास ऐसे 20 संदिग्ध आइडेंटिफाई हुए हैं जो इन गैंग के द्वारा प्रथम दृष्टया लाभान्वित होना पता चला है। अब ये पूरा मामला भी समझिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। अब राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने खुलासा किया है कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक था। सोचिए, 3 साल पहले एक परीक्षा हुई, इसमें पास करने वाले कई लोगों की भर्ती हुई, थानेदार बन गए। अब इस परीक्षा में धांधली का खुलासा हुआ है। परीक्षा के टॉपर जांच के दायरे में हैं, इनका भविष्य अब अधर में है। वो एक नाम वो भी बता के आए हैं कि एक महिला की जगह एक पुरुष बैठा सब इंस्पेक्टर में, और वो महिला पास हो गई और वो आरपीएफ में ट्रेनिंग कर रही है। ऐसे डमी कैंडिडेट बैठने के हिसाब से अगर आप गहराई से जांच करोगे तो 200-250 आदमी ट्रेनिंग में से भाग जाएंगे। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एजेंसी ने बड़े खुलासे करते हुए 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया था, जिनमें इस परीक्षा का टॉपर भी शामिल है। पूरा खेल कैसे खेला गया, ये भी हैरान करने वाला है। ये पेपर 10 लाख में खरीदकर 50 लाख तक में बेचे गए थे। जयपुर के हसनपुरा स्थित बाल भारती सेंटर से पूरा पेपर लीक हुआ था।
इसके लिए गैंग के लोग उस कमरे में छिपकर बैठ गए थे जहां पेपर रखे गए थे। उसके बाद व्हाट्सएप के जरिए पेपर को बाहर भेजा गया। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के एग्जाम 3 दिन हुए, पेपर 2 दिन तक लीक किया गया था। ये परीक्षा पूरे राजस्थान में 13 सितंबर 2021 से 15 सितंबर 2021 तक आयोजित की गई थी। आपको बताना चाहेंगे कि इस देश में कानून जो हैं वो मजबूत हैं या नहीं हैं, वो इससे पता लगता है कि आखिर चीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 इसी साल लोकसभा में फरवरी में इंट्रोड्यूस किया गया, पास किया गया, चीटिंग की ऐसी ही घटनाओं को अनफेयर मीन से नकल को रोकने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है इनके पीछे एक पॉलिटिकल हाथ भी होता है। उस पॉलिटिकल हाथ को कैसे काटा जाए। खैर, अब एक चीटिंग की घटना के बाद अब आपको लेकर जाते हैं चीटिंग के सरगनाओं की खबर के ऊपर, और इस खबर के तार चीन और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। क्या आपको मालूम है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर चीन पाकिस्तान के हैकर्स राम मंदिर वेबसाइट को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। चीन और पाकिस्तान के निशाने पर रामलला की अयोध्या नगरी थी। अयोध्या में मौजूद देश के तमाम वीवीआईपी गेस्ट भी कहीं ना कहीं चीन पाकिस्तान के निशाने पर थे। जिस वक्त पूरे देश की नजरें अयोध्या पर थीं, 100 करोड़ हिंदू और विदेश में बैठे लाखों राम भक्त भगवान की भक्ति में लीन थे। उसी वक्त चीन और पाकिस्तान में इस कार्यक्रम के खिलाफ खतरनाक साजिश रची जा रही थी। ये जितने भी सेलेब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या इनको पता भी था कि क्या कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे? कितनी बड़ी बड़ी टीम्स एक्टिव हैं इनको बचाने के लिए, या इस पूरे कार्यक्रम को खराब करने से बचाने के लिए? यह साजिश कुछ आतंकी हमले जैसी थी, लेकिन हमारे देश के साइबर वीरों ने इन हमलों को बार बार नाकाम किया। यह सनसनीखेज रिपोर्ट देखें। बाईस जनवरी को अयोध्या में पूरा बॉलीवुड पहुंचा था। बच्चन परिवार से लेकर आलिया भट्ट, रणबीर कपूर समेत कई बड़े सितारे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बने थे। आज हमारे राम आ गए। बॉलीवुड के अलावा अंबानी परिवार से लेकर कई दूसरे बड़े बिजनेसमैन और देश विदेश की जानी मानी हस्तियां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई दिनों से भव्य तैयारी चल रही थी। उनके निशाने पर राम मंदिर वेबसाइट के अलावा प्रसार भारती और यूपी के दूसरे अहम संस्थान की वेबसाइट्स थी। इनमें यूपी पुलिस, एयरपोर्ट, यूपी टूरिज्म और पावर ग्रिड की वेबसाइट शामिल थी। कुल मिलाकर 15 मिनट में 5 करोड़ से ज्यादा बार इन वेबसाइटों को खोलने या कहें कि हैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन साइबर सेल ने सभी स्ट्राइक्स को नाकाम किया था। सचेत थी इस चुनौती को लेके, इसलिए उन्होंने प्रोएक्टिवली कदम उठाने शुरू कर दिए ताकि जो प्राण प्रतिष्ठा के साथ संबंधित जो वेबसाइट्स हैं या वेब ब्रॉडकास्ट है या वेबकास्ट है, वो कहीं भी नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो सके। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 21 जनवरी से पहले करीब 140 संदिग्ध आईपी एड्रेस से महत्वपूर्ण वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश हुई थी। इसके बाद टेलीकॉम सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ने तेजी दिखाते हुए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को इन्हें ब्लॉक करने को कहा था। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 24 घंटे पहले यानी 21 जनवरी को इन साइबर हमलों में चीन पाकिस्तान से और तेजी देखने को मिली। तो इधर से भी जवाबी कार्रवाई हुई और 1244 संदिग्ध आईपी एड्रेस ब्लॉक करने के बाद जाकर ये हमले कम हो गए। विभिन्न एजेंसीज की सराहना करनी पड़ेगी कि वो प्रोएक्टिवली इस तरह की चुनौतियों के लिए लगातार तत्पर तैयार रहते हैं और भारत की जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सेंध ना लगाई जा सके, इसलिए भरसक प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट यात्रा है। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि चीन पाकिस्तान के अलावा भारत के अंदर से भी देश विरोधी तत्वों ने ऐसी कोशिशें कई बार की थी, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स की मुस्तैदी से इन हमलों को भी नाकाम किया गया था। अब जरा नंबर्स के जरिए, आंकड़ों के जरिए देखते हैं कि कितने चीनी आईपी एड्रेसेस के जरिए हैकिंग की कोशिश हुई और कितने पाकिस्तानी आईपी एड्रेसेस के जरिए राम मंदिर वेबसाइट को हैक करने की कोशिश हुई। जरा सीधे आइए, टेलीकॉम सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की ओर से कुल 1244 संदिग्ध आईपी एड्रेसेस ब्लॉक कराए गए। 1244 एक बहुत बड़ा नंबर है।
इनमें करीब 999 संदिग्ध आईपी एड्रेस चीन के थे, बाकी बचे 245 संदिग्ध आईपी एड्रेस पाकिस्तान, हांगकांग और कंबोडिया से ऑपरेट हो रहे थे। इसका मकसद भी बहुत खतरनाक था, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि यह कुछ आतंकी हमले जैसा था। वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक भेजना चाहते थे, ज्यादा ट्रैफिक से वेबसाइट पहुंच से बाहर हो जाती। इसके अलावा राम मंदिर वेबसाइट पर सभी वीवीआईपी मेहमानों का डेटा उपलब्ध था। चीन पाकिस्तान की कोशिश थी कि कैसे भी ये डेटा उनके हाथ लग जाए। यूपी पुलिस और एयरपोर्ट की वेबसाइट हैक करने की अफवाह फैलाने की तैयारी थी। अयोध्या में उस दिन भारी भीड़ थी, तो अफवाह फैलाकर भगदड़ कराने की साजिश रची जा रही थी। ऐसा करके पूरे देश का माहौल बिगाड़ने की तैयारी थी, लेकिन चीन पाकिस्तान दोनों इस नापाक मंसूबे में सफल नहीं हो पाए। भारतीय साइबर एजेंसियों ने उनके सभी हमलों को नाकाम कर दिया। हालांकि खतरा भी टल चुका है, पूरी तरह नहीं, लेकिन ऐसा इसलिए भी है क्योंकि राम मंदिर को लेकर आगे भी साइबर सतर्कता बढ़ती जा रही है। सुनिए अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार ने क्या जानकारी दी। हमने अपने फोर्स के लोगों को लगातार ट्रेनिंग भी किया है। यहाँ पर जो रेंज लेवल का साइबर थाना था उसने भी अपने कार्य को किया है। हर एप्लीकेशन जो साइबर फ्रॉड से संबंधित आ रही है उस पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखी जाएगी। किसी भी तरीके से, चाहे वो ज़मीन को लेकर के हो, चाहे वो किसी ठहरने की व्यवस्था को लेकर के हो, किसी भी तरीके का यदि कोई साइबर फ्रॉड होता है तो हम उसको लॉजिकल एंड लेकर के जा रहे हैं। और जहाँ तक सभी लोगों को एडवाइजरीज भी निर्गत हम लोग समय समय पर कर रहे हैं कि कैसे साइबर फ्रॉड से बचें, खास तौर से स्टूडेंट्स के माध्यम। इस खुलासे में गर्व करने वाली एक और जानकारी मिली है। चीन पाकिस्तान के साइबर हमलों को रोकने के लिए जो उपाय किए गए थे उन्हें देश में ही विकसित किया गया था। राम मंदिर उद्घाटन से पहले G20 आयोजित हुआ था और तब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए खास रणनीति बनाई गई थी। उस वक्त ऐसे हमलों को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकों का इस्तेमाल किया था। यही स्ट्रैटेजी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान भी अपनाई गई। साइबर अटैक के बाद अब खबर सोशल मीडिया ब्लैकआउट की। कल रात 8:30 बजे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ने अचानक काम करना बंद कर दिया। जाहिर है आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, बल्कि इस शो में हमने ये ब्रेकिंग भी दिखाई थी। यूजर्स अचानक फेसबुक से फोर्स लॉग आउट हो गए। इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर यूजर्स को फीड दिखना बंद हो गई। इसके अलावा व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने में भी दिक्कतें आई। करीब 2 घंटे तक मेटा के इन प्लेटफॉर्म्स और सर्विसेज में रुकावट रही। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है? 2 घंटे तक सर्विसेज ठप होने से मार्क ज़करबर्ग को कितना नुकसान पहुंचा है? नुकसान के आंकड़े देखकर आप बेहद हैरान रह जाएंगे। अब जरा ये आंकड़ा देखिए, आप कितने जीरोज हैं ये देखिए। अब आप 2 घंटे में नुकसान की कीमत जानो। आप 8 अरब जीरोस गिनते हैं। जरा एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये देखिए कितने जीरोस हैं। ये नुकसान हुआ है मार्क ज़करबर्ग को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए, जरा अंदाजा लगाइए 2 घंटे में 9 जीरोस है। 2 घंटे में नुकसान का ये आंकड़ा कितना बड़ा है। आसान शब्दों में समझने के लिए आप हमारी रिपोर्ट देख सकते हैं। $8 अरब 28 करोड़ 39 लाख 73,000, करीब $100 मिलियन। 2 घंटे तक सर्विसेज ठप रहने से मेटा को इतनी बड़ी चपत लगी। मेटा के शेयर्स में 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। नुकसान के आंकड़े का सीधा कनेक्शन इसके यूजर्स है। दुनिया भर में मेटा के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की संख्या करीब 300 करोड़ है। इंस्टाग्राम के 200 करोड़ यूजर हैं। करीब 200 करोड़ लोग ही व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। अचानक इतने सारे यूजर्स डिस्कनेक्ट हो गए, इनकी सर्विसेज ठप हो गई। मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने एक्स पर पोस्ट किया, हमें पता है कि लोगों को हमारी सर्विसेज इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है, हम इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि 2 घंटे के भीतर मेटा ने सर्विसेज को ठीक कर दिया। इसके बाद एंडी स्टोन ने फिर ट्वीट किया, आज एक तकनीकी खामी की वजह से हमारे यूजर्स को सर्विसेज इस्तेमाल करने में दिक्कतें आईं। जो लोग इससे प्रभावित हुए, हमने उन सब के लिए जितना जल्दी हो सका इसे सही किया और किसी भी असुविधा के लिए हमें खेद है। मेटा की सर्विसेज तो 2 घंटे बाद शुरू हो गई, लेकिन कंपनी को 2 घंटे की कीमत अरबों में चुकानी पड़ी। मेटा की सर्विसेज ठप होने पर इलॉन मस्क ने चुटकी लेने वाला पोस्ट लिखा है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक तस्वीर शेयर की। ध्यान से देखिए, तस्वीर में 4 पेंगुइन्स दिखी। 3 पेंगुइन पर फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप का लोगो लगा था। तीनों चौथी पेंगुइन जिसे एक्स के तौर पर दिखाया गया उसे सैल्यूट कर रही हैं। इसके साथ ही मस्क ने एक और पोस्ट लिखा, अगर आप ये पोस्ट पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप हमारी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं।
ये पोस्ट उस वक्त का है जब मेटा की सर्विसेज डाउन थी। मेटा और एक्स दोनों एक दूसरे के कारोबारी प्रतिद्वंदी हैं। मस्क और ज़करबर्ग के बीच कंपटीशन सबको मालूम है, बल्कि दोनों रेसलिंग के मैदान में भी एक साथ उतरने वाले हैं, ऐसी खबरें भी थी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अचानक ठप क्यों हुए? डेली मेल को फेसबुक के एक इनसाइडर ने जानकारी दी है और वो हमारे पास है। उसके मुताबिक मेटा के इंटरनल सिस्टम डाउन होने से सर्विसेज ब्रेक हुई। मेटा के सर्विस डैशबोर्ड से सभी सर्विसेज में बड़ी बाधा के संकेत मिले हैं। सर्विसेज डाउन होने के पीछे एक कारण और भी है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। यह समस्या तब हुई है जब यूरोपीय संघ के डिजिटल सर्विस एक्ट को लागू करने की डेडलाइन खत्म हो रही थी। यूरोप में सोशल मीडिया और ऑनलाइन दुनिया को ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में यह कानून लाया जा रहा है। खबरें कि मेटा इस कानून के मुताबिक अपने सिस्टम में कुछ बदलाव कर रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान कोडिंग में कुछ गलतियां हुई और सर्वर डाउन हो गया। हालांकि एक्सपर्ट्स इसे बड़ा साइबर हमला बता रहे हैं। कहीं ना कहीं ये साइबर सुरक्षा में सेंध का मामला नजर आता है, और इतनी सारी सर्विसेज एक साथ आपने टारगेट करी तो कोई स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स कुछ अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ये कदम उठा रहे होंगे। अब वो कौन होंगे स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स, उन्होंने ये काम क्यों किया, ये तो आने वाला समय और तफ्तीश ही हमको बता पाएगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की सर्विसेज डाउन होने के पीछे क्या हूती विद्रोहियों का हाथ है? यह आशंका इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले 4 मार्च को लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने हमला किया। हमले में 3 इंटरनेट केबल प्रभावित हुई हैं, वर्ल्ड वाइड वेब की केबल। इनमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप 1, द यूरोप इंडिया गेटवे, सी ऑफ TGN गल्फ लाइन शामिल है। इसके जरिए लाल सागर में 25वीं सदी इंटरनेट ट्रैफिक गुजरता है। डेटा ट्रांसमिशन के लिए रेड सी वाला रूट काफी अहम है। इसी के जरिए एशिया और यूरोप के बीच डेटा ट्रांसमिशन होता है। लेकिन अब एक अलग खबर की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कश्मीर दौरे से जुड़ी खबर है, और यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि प्रधानमंत्री कल श्रीनगर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद यह उनका पहला श्रीनगर दौरा है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से पहले सबसे ज्यादा चर्चा हजरत बल दरगाह की हो रही है। ऐसा क्यों है, यह जानने से पहले आपको उनके दौरे पर सुरक्षा को लेकर जल, थल और नभ में क्या इंतजाम किए गए हैं इसके बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए मार्कोस मुस्तैद है। एनएसजी कमांडो भी मोर्चा संभाल चुके हैं। मार्कोस और एनएसजी कमांडोज। फिर इसके बाद अगर बात की जाए, रैली स्थल के पास शार्प शूटर्स हैं। सीआरपीएफ और पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आसमान में होंगे। इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री के दौरे पर सुरक्षा के लिए कौन कौन कहां तैनात है और क्या क्या किया जा रहा है, हमारे सहयोगी महराज अहमद की यह रिपोर्ट। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली श्रीनगर के इसी बख्शी स्टेडियम में होनी। इसके आसपास का इलाका किला बन चुका है। स्टेडियम के पास बहने वाली झेलम नदी में नेवी के मार्कोस कमांडो एक्शन में है। मार्कोस के हथियारों से लैस कमांडो लगातार नदी में बोट के जरिए गश्त लगा रहे हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पीएम की सिक्योरिटी में कोई चूक न रह जाए। किस तरीके से जहलम दरिया में मार्कोस जो है वो यहाँ पे अभी पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बता दें आपको कि बिल्कुल जैसा कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है वो बिल्कुल 7 मार्च यानी कल होने वाला है और सुरक्षा को बिल्कुल चौकन्ना रखा गया है। साथ ही साथ बता दें ड्रोन्स के साथ साथ जो शार्प शूटर्स है वो भी स्थल के आसपास जो है डिप्लॉय कर दिए गए हैं। जल में मार्कोस मुस्तैद है तो जमीन पर सीआरपीएफ के साथ पुलिस की स्पेशल टीम चप्पे चप्पे पर तैनात है। श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम के आसपास डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया है। सुरक्षा बल के जवान मेटल डिटेक्टर से जांच पड़ताल में जुटे हैं। पीएम की रैली की वजह से जगह जगह नाकेबंदी की गई है। एक एक गाड़ी को रोककर तलाशी ली जा रही है। खासतौर से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सख्ती बढ़ गई है। लोगों के सामान खुलवाकर चेकिंग चल रही है। सीआरपीएफ के जवान पैदल मार्च कर रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जगह जगह पेट्रोलिंग की जा रही है। रैली स्थल के पास कई किलोमीटर का इलाका सुरक्षित किया जा चुका है। पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट है।
लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले घाटी में पीएम मोदी के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। अपनी रैली में वो कई परियोजनाओं का तोहफा देंगे। पीएम मोदी कल श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए की योजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सबका साथ सबका विकास, देश के लिए पीएम मोदी का यही मंत्र है। विकास के इसी मंत्र के तहत श्रीनगर के प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह का कायाकल्प होने वाला है। इसकी बुनियाद कल अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। प्रसाद योजना के तहत हजरत बल दरगाह में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होने वाली हैं। इस बोर्ड पर इन्हीं सुविधाओं का जिक्र किया गया है। प्रसाद प्रोजेक्ट के मुताबिक अब यहां पर्यटन सुविधा केंद्र तैयार होगा, सूफी सेंटर बनेंगे, मल्टी लेवल कार पार्किंग बनेगी और जन सुविधाएं तैयार की जाएंगी। 15 अक्टूबर 1993 को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के करीब 70 आतंकी हथियारों के साथ हजरत बल दरगाह में दाखिल हुए थे। इन आतंकियों ने यहां मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लिया। 32 दिन तक आतंकी दरगाह पर कब्जा किए रहे और 32 दिन बाद सभी आतंकियों को सुरक्षित जाने दिया गया। 8 साल के लंबे अरसे बाद पहली बार पीएम मोदी कश्मीर घाटी के दौरे पर जा रहे हैं। घाटी की गली गली तिरंगे और बीजेपी के झंडों से पटी हुई है। ये तैयारी पीएम मोदी के अगवानी के लिए की गई। श्रीनगर को 10,000 से ज्यादा तिरंगों और बीजेपी के झंडों से सजाया गया है। 1,000 से ज्यादा होर्डिंग्स लगाए गए हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम जनसभा करेंगे, जहां 2 लाख लोगों के पहुंचने का दावा है। उनकी यात्रा को लेकर जहां लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, तो राजनीति भी चरम पर। लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की श्रीनगर कश्मीर में होने वाली इस रैली में शामिल होने वाले हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, प्राउड के साथ कह सकता हूं कि आज जम्मू कश्मीर टेररिज्म कैपिटल की बजाय आज टूरिज्म कैपिटल बना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान है। पॉम्प एंड शो, ब्लिट्स, ये शायद कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन आवाम के दिलों को जीतने और उनके दिलों पे मरहम, जख्मों पे मरहम लगाने का तरीका नहीं हो सकता। कल प्रधानमंत्री सदर्न इंडिया में थे, आज ईस्टर्न इंडिया में है और कल नॉर्दर्न इंडिया में होंगे। सोचिए जरा, प्रधानमंत्री की मेहनत, ऊर्जा और जोश कौतूहल पैदा करती है। जैसा हमने आपको बताया था कि कल प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर जाएंगे। आज वो पश्चिम बंगाल में थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बंगाल से वो सीधे बिहार गए, बेतिया से बड़ी रैली को संबोधित किया। एक दिन पहले यानी कल प्रधानमंत्री तेलंगाना और ओडिशा के दौरे पर थे। यानी पिछले 2 दिन में ही प्रधानमंत्री 4 राज्यों का दौरा कर चुके हैं, देश के कोने कोने पर जा चुके हैं। यही वो ऊर्जा है जिसकी लोग चर्चा कर रहे हैं। 73 साल की उम्र में प्रधानमंत्री मोदी जिस मेहनत और जोश के साथ देश के एक कोने से दूसरे कोने का दौरा कर रहे हैं, वो नौजवानों के बस की बात भी नहीं है। हम आपके साथ प्रधानमंत्री मोदी के इन दौरों को लेकर एक ऐसा आंकड़ा शेयर करने जा रहे हैं जिसे जानकर आप यकीनन हैरत में पड़ जाएंगे। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। जब सुबह के वक्त कई लोग सो रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 10:15 बजे कोलकाता पहुंच गए। 10:30 बजे उन्होंने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। थोड़ी देर बाद पीएम ने स्कूली बच्चों के साथ अंडर वाटर मेट्रो की सवारी की। दोपहर करीब 12 बजे पीएम मोदी कोलकाता से उत्तर 24 परगना के बारासात पहुंचे, जहां उन्होंने नारी शक्ति अभिनंदन रैली को संबोधित किया। यहीं पर उन्होंने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। बंगाल के व्यस्त कार्यक्रम के बाद शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री बिहार के बेतिया पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने 12,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बेतिया में रैली को संबोधित करने के बाद पीएम दिल्ली लौट आए। आज पीएम दिन भर करीब 8 घंटे सफर करते रहे। कल वो कश्मीर जाएंगे, यानी उनका कल का दिन भी व्यस्त रहने वाला है। ये आज या कल की बात नहीं है। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी करीब करीब हर दिन राज्यों का दौरा कर रहे हैं।
हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इस साल के शुरुआती 2 महीने में ही प्रधानमंत्री उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का लंबा सफर तय कर चुके हैं। वो यूपी से बिहार, झारखंड से पश्चिम बंगाल, ओडिशा से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, केरल से कर्नाटक और महाराष्ट्र से गुजरात तक की यात्रा कर चुके हैं। इस साल के शुरुआती 2 महीने में प्रधानमंत्री मोदी 48,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नाप चुके हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पीएम मोदी 2 महीने में धरती के एक चक्कर से ज्यादा की यात्रा कर चुके हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कभी प्लेन में दिखे, कभी कार में, कभी उन्होंने आम लोगों के साथ ट्रेन का सफर किया, कभी मंदिर में पूजा अर्चना की और कभी वो गहरे समंदर में उतर गए। यही वो बात है जो प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से अलग बनाती है। शायद ही दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष होगा जो एक ही दिन में 2-2 राज्यों का दौरा कर रहा हो। जब यात्रा की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री मोदी का फोकस दक्षिण भारत के राज्यों पर ज्यादा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, इस साल पहले 66 दिनों में प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के हर राज्य का दौरा कर चुके हैं। इन यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, कुछ प्रमुख मंदिरों के दर्शन और पूजा पाठ किए। प्रधानमंत्री इस साल 4 बार तमिलनाडु जा चुके हैं। वो अब तक 3 बार केरल गए। प्रधानमंत्री इस साल 66 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का एक बार दौरा कर चुके हैं। दक्षिण भारत के अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी 3 बार यूपी गए हैं। वो 3 बार महाराष्ट्र और 3 बार गुजरात के भी जा चुके हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री कल पहली बार कश्मीर यात्रा पर जा रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। उत्तर भारत के राज्यों की करीब सभी लोकसभा सीटें जीतने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का फोकस दक्षिण भारत पर है। इसी को ध्यान में रखकर बीजेपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने कदम आगे बढ़ा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जबरदस्त हाईटेक तैयारी की है। 370 सीटों का लक्ष्य पाने के लिए बीजेपी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को हथियार बनाया है। बीजेपी चुनाव में एआई का किस तरह इस्तेमाल कर रही है, आप ये रिपोर्ट जरूर देखें। नरेंद्र मोदी गारी नायकत्वम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, आज जद मोदी तुहानू आज मोदी ए देश के కేవలం తమ కుటుంబ ప్రయోజనాల కోసం। सुना आपने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदी में दिए भाषण का एआई अनुवाद है। एक बार फिर गौर से सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को पंजाबी में कैसे डब किया जा रहा है। जद मोदी तुहानू ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ परिवार ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ गई गारंटी ਨੂੰ। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सहारा ले रही है। एआई के जरिए पीएम मोदी के भाषण 8 भाषाओं में प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के भाषणों को एआई से कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला, उड़िया और पंजाबी में डब करके टेलीकास्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के भाषणों को प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया पर 8 भाषाओं के अलग अलग अकाउंट बनाए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कन्नड़ भाषा के लिए @नमो इन कन्नड़ नाम से अकाउंट है, जबकि पंजाबी भाषा के लिए @नमो इन पंजाबी और बांग्ला भाषा के लिए @नमो इन बंगाली नाम से अकाउंट बनाए गए हैं। इन अकाउंट्स पर जाकर लोग पीएम मोदी के भाषण को कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला, ओडिया या पंजाबी मनपसंद भाषा में सुन सकते हैं। देश के बीजेपी जल्द ही इन भाषाओं में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों की लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू करने वाली है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया गया हो। पिछले साल 18 दिसंबर को काशी में पीएम मोदी के भाषण का एआई के जरिए तमिल अनुवाद किया गया था। आपको याद होगा कि बीजेपी वो पहली पार्टी थी जिसने होलोग्राम के जरिए प्रधानमंत्री की इमेज क्रिएट करके एक कैंपेनिंग में उसको एक बहुत बड़े तौर पर इस्तेमाल किया था।
वो भी एक अपने आप में टेक्नोलॉजी में बहुत नंबर 1 अप्रोच थी, सबसे पहली अप्रोच थी। लोकप्रियता की बात हो तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं टिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। इप्सॉस इंडिया बस सर्वे के मुताबिक फरवरी में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% रही है, 75%। इससे पहले पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 65% थी। सितंबर से फरवरी के बीच में यानी 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग में 10% का इजाफा हुआ है। सर्वे में उत्तर भारत में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 92%, पूर्वी भारत में पीएम की अप्रूवल रेटिंग 84%, इसी तरह पश्चिम भारत में अप्रूवल रेटिंग 80% रही है। सर्वे के मुताबिक महिलाओं में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% है, जबकि पुरुषों में पीएम की अप्रूवल रेटिंग 74% है। इप्सॉस इंडिया बस के सर्वे के मुताबिक जिन क्षेत्रों में मोदी सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता शामिल है। इप्सॉस इंडिया बस के सर्वे में एक बात उभर कर सामने आई है, वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसे अच्छी तरह समझते हैं, वो देश की नारी शक्ति की ताकत भी जानते हैं। देश में महिला वोटर्स की संख्या 47 करोड़ है, करीब 50% वोटर महिलाएं हैं। यही वो वजह है जिसके चलते चुनावी सीजन में हर राजनीतिक दल ने महिलाओं की तरफ अपना फोकस बढ़ाया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर 24 परगना के बारासात में नारी शक्ति अभिनंदन रैली को संबोधित किया। उन्होंने संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात की है। चुनाव नजदीक है, इसीलिए दिल्ली से बंगाल तक हर सरकार, हर राजनीतिक दल महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का ऐलान कर रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 6,000 रुपए महीने देने का बड़ा वादा करने वाली है। टीएमसी, आप और कांग्रेस के पिटारे में महिलाओं के लिए क्या है, इसकी पूरी डिटेल थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बंगाल के बारासात की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की महिलाओं को एक बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर उत्तर 24 परगना के बारासात की है, जहां वो नारी शक्ति अभिनंदन रैली में शामिल हुए। पीएम मोदी ने बंगाल की नारी शक्ति के सामने 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया। महिलाओं ने पीएम मोदी को मां दुर्गा की तस्वीर भेंट की, अपना आशीष दिया। संदेश खाली में महिलाओं से अत्याचार का मुद्दा गर्म है, इसलिए पीएम ने अपने संबोधन में संदेश खाली की बात की। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी मुलाकात की। महिलाओं ने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने महिलाओं को भरोसा दिलाया, कहा चिंता ना करें, हम आपका ध्यान रखेंगे। हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में ये जो महिला लोग आज आए हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, इसका गाड़ी रोक दिया है। हाँ, क्या बोला उन्होंने? आश्वासन दिया है हमें, हम 500 से बात किया है, आश्वासन दिया है। हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। उसके बाद बोला है चलो मैं करूँगा, कुछ करूँगा आप लोगों के लिए। हम लोगों को तो सुकून मिला है, उनसे मिलकर हमें बहुत सुकून मिला है। उनके आशीर्वाद भी लिया, हम लोगों ने पैर छू के उनके आशीर्वाद भी लिया है, हमें बड़ा सुकून मिला है। बीजेपी के नेता 2 महीने से संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार को घेर रहे हैं। आज बारी पीएम मोदी की थी। उन्होंने संदेश खाली से 80 किलोमीटर दूर बारासात से ममता बनर्जी पर तीखे तीर छोड़े। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया तो देश में लाखों बेटियों का जीवन बचा, लेकिन यहाँ टीएमसी सरकार ने कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बंगाल में लागू नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री ने रोड शो किया तो उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाएं, बच्चे सड़क के दोनों ओर खड़े होकर फूल बरसा रहे थे। बंगाल की राजनीति में महिला वोटर्स काफी अहम रही हैं। बंगाल में कुल वोटर 7 करोड़ 58 लाख हैं। इनमें महिला वोटर 3 करोड़ 73 लाख हैं, यानी करीब आधी संख्या महिला वोटर की है। लोकनीति CSDS के मुताबिक बंगाल के पिछले 3 इलेक्शन में महिला वोटर की पहली पसंद ममता बनर्जी
की पार्टी टीएमसी रही है। इसीलिए अब बीजेपी इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए संदेश खाली के जरिए महिलाओं को एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि संदेश खाली के मुद्दे पर महिला वोटर्स पर असर हुआ है। टीएमसी की छवि खराब हुई। प्रधानमंत्री का मुंह से बार बार संदेश खाली का जिक्र आ रहा है। वहाँ का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो पूरा अभी केंद्रित हो गया संदेश खाली और महिला सुरक्षा के ऊपर। निश्चित तौर पे इसमें जो बाकी महिला है तो उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट हो, क्योंकि महिला का सिंपैथी महिला ही करते हैं। अगर पीड़ित महिला है उसके साथ बाकी पीड़ित महिला भी आ सकते हैं। ये ममता बनर्जी भी कोशिश करेंगे इसको बचाने के लिए, अपना गढ़ बचाने के लिए, लेकिन उसका अभी कोई फोरकास्ट करना मुश्किल है। लेकिन ये बात सही है कि इसके लेके ममता का कुछ नुकसान हो सकता है। महिला वोटरों पर नजर सिर्फ बीजेपी की नहीं है, बल्कि विपक्ष भी आधी आबादी की ताकत अच्छी तरह समझता है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी तीनों के टारगेट पर महिला वोटर हैं। राजनीतिक दलों के इस त्रिकोण को गौर से देखिए। इसमें 3 पार्टियों का फोकस महिलाओं पर है। ऐसा क्यों है हम ये भी समझेंगे, लेकिन विपक्ष महिला वोटरों को लुभाने के लिए क्या कर रहा है पहले ये जान लीजिए। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत की एक्सक्लूसिव खबर है कि 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार है, जिसमें महिलाओं पर खास फोकस है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस का महिलाओं को 6,000 रुपए महीने दिए जाने का वादा है और केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण का भी जिक्र है। महिला को पैसा देना सबसे कारगर तरीका है। पॉलिटिकली छोड़ दीजिए, चुनाव के समय देना वो अपने पॉलिटिकल पॉलिटिकल हर पार्टी अपने जो है वोट बेस को बड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी आप महिला को पढ़ाते हैं, जब भी आप महिला को पैसा देते हैं, तो उसका जो उपयोग है वो हमेशा वो महिला हमेशा परिवार के हित में ही करती है। आज सुबह ही पश्चिम बंगाल में मां माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी ने भी महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। अप्रैल महीने से बंगाल में आशा कार्यकर्ताओं का वेतन 750 रुपए प्रति माह बढ़ाया जाएगा। अप्रैल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन में भी 750 रुपए की बढ़ोतरी होगी। সামথিং পায় এবং তাদেরটাও 500 টাকা করে পয়লা এপ্রিল থেকে বাড়ানো। তাদের জীবন শুভ হোক, ভালো হোক, আরো ভালো করে কাজ করুন, ভবিষ্যতে আরো সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য। 2 दिन पहले ही दिल्ली के बजट में केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए खजाना खोला था। दिल्ली में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की हर महिला को 1,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल सरकार इस योजना की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद शुरू करेगी। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि चाहे सत्ता हो या विपक्ष, सबका फोकस महिलाओं पर इतना क्यों है? आइए ये समझ लेते हैं। अब तक कुल 96.88 करोड़ मतदाता रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या रिकॉर्ड 47.1 करोड़ तक पहुंच गई है, जिनमें से लगभग 1.41 करोड़ महिला मतदाता फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। यानी महिला वोटर की आबादी लगभग आधी हो चुकी है। अब अगर वोटिंग पैटर्न को देखें तो 2014 में कांग्रेस को 19% और 2019 में 20% महिलाओं ने वोट दिया, जबकि बीजेपी को 2014 में 29% और 2019 में 36% महिलाओं ने वोट दिया। यानी इन 2 चुनावों के दरमियान बीजेपी को 7% महिला वोटर का फायदा पहुंचा है। वहीं दिल्ली में 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 60% महिला वोटर का साथ मिला, जबकि बीजेपी को 35% महिलाओं ने वोट किया। सीएसडीएस लोकनीति के इन आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली में महिला वोटरों की पहली पसंद आम आदमी पार्टी है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहली पसंद बीजेपी बनी है। लेकिन इस सब के बीच में एक अलग खबर की ओर रुख करते हैं। इस बीच संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की कस्टडी देर शाम सीबीआई को मिल ही गई, लेकिन सीबीआई के लिए उसे हिरासत में लेना आसान नहीं था। सोचिए जरा, सीबीआई के लिए किसी को हिरासत में लेना आसान नहीं है। कोलकाता में मेडिकल जांच के बाद शाहजहां शेख को पहले भवानी भवन पुलिस हेडक्वार्टर लाया गया, फिर बंगाल की सीआईडी ने उसे सीबीआई के हवाले किया। सीबीआई की टीम उसे लेकर पुलिस हेडक्वार्टर से रवाना हो चुकी है। सीबीआई ने भी ईएसआई अस्पताल में उसका मेडिकल चेकअप कराया। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई इस कार्रवाई में अदालत ने साफ कर दिया है कि संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद देर शाम 6:45 बजे सीबीआई को उसकी कस्टडी मिल पाई।
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुबह सुनवाई के दौरान ममता सरकार को फिर निर्देश दिया कि पुलिस संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई को सौंपे। कोर्ट ने कहा था कि आज शाम 4:15 बजे तक जांच सीबीआई को सौंप दी जाए और आरोपी की हिरासत भी केंद्रीय एजेंसी को दे दी जाए। हालांकि अदालती आदेश के बावजूद लगभग 2.5 घंटे की देरी से शाहजहां शेख की कस्टडी सौंपी गई। सोचिए, और यह पहली बार नहीं हुआ है, बंगाल में ऐसा पहले कई बार हो चुका है कि केंद्र की एजेंसी और स्टेट पुलिस के बीच में टकराव हुआ है किसी भी व्यक्ति के अरेस्ट को लेकर या उसके इंटरोगेशन को लेकर। और अब देखते हैं इलेक्शन टॉप 9। को पावर्ड बाय सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। कूलिंग पार्टनर इंडियाज नंबर 1 कूलर सिम्फनी। बड़ी खबर, रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की मांग को लेकर लगे पोस्टर। मौजूदा सांसद सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद उठी मांग। पूर्व टीएमसी नेता तापस रॉय आज बीजेपी में शामिल हुए। शुभेंदु अधिकारी, सुकांता मजुमदार की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर झटका। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के 7 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदस्यता दिलाई। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी। कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम के साथ शशि थरूर मौजूद रहे। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में एक और शिकायत दर्ज कराई। समन का पालन नहीं करने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया। कल होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा से राहुल गांधी को का मोदी सरकार पर हमला। कहा, मोदी सरकार ने अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए, किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के तत्कालीन विशेष अधिकारी समेत 3 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की। जनता के बीच सोच समझकर बयान देने को कहा। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेना की कांग्रेस में घर वापसी। 2019 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कांग्रेस से निष्कासित हुए थे। और आगे देखिए, लक्षद्वीप से ललकार, बीजिंग में आपातकाल, द पीएम फैक्टर।